चैप्टर यूनियन एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। इंडियन डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो यूनियन और स्टेट लेवल पर पॉलिसी मेकिंग और एग्जीक्यूटिव का काम करता है। चलिए इसे समझते हैं। पोर्टफोलियो सिस्टम देखते हैं। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1961 के जरिए की थी। इस सिस्टम के थ्रू मिनिस्टर को अलग अलग डिपार्टमेंट और पोर्टफोलियो दिए जाते हैं, जैसे डिफेंस, फाइनेंस, एजुकेशन एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, आज के टाइम पर यूनियन कैबिनेट में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के पास अलग अलग पोर्टफोलियो हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रोल को देखते हैं यूके वर्सेस इंडिया के टर्म्स में। यूनाइटेड किंगडम। यूके में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक कॉन्वेंशनल बेस्ड सिस्टम है जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। रियल पावर प्राइम मिनिस्टर और उसकी टीम के पास होती है। इंडिया में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सिस्टम कोडिफाई और कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। आर्टिकल 74, 75 और 163 एंड 164 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देखते हैं। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं। पीएम पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लीडर होता है। कैबिनेट मिनिस्टर, ये की मिनिस्टर को हैंडल करते हैं, जैसे डिफेंस, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ये स्पेसिफिक पोर्टफोलियो को इंडिपेंडेंटली मैनेज करते हैं, जैसे जितेंद्र सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ये कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर काम करते हैं और उनका काम असिस्ट करते हैं, जैसे अनुप्रिया पटेल, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देखते हैं। चीफ मिनिस्टर, सीएम स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लीडर होता है। कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट के इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं। अब बात करते हैं कुछ की टर्म्स की। पोर्टफोलियो सिस्टम, मिनिस्टर को स्पेसिफिक डिपार्टमेंट हैंडल करने के लिए पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं, जिससे काम का डिसीजन और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है। कोडिफाइड सिस्टम, इंडिया में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्लियरली डिफाइन किया गया है, अनलाइक यूके जहां कन्वेंशन फॉलो होते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर एक मिनिस्टर फेल करे तो पूरी काउंसिल को रिजाइन करना पड़ता है। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, आर्टिकल 74। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रोल और पावर को क्लियरली डिफाइन किया गया है। यह सिस्टम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अकाउंटेबिलिटी और इफेक्टिव गवर्नेंस को इंश्योर करता है। चलिए आर्टिकल्स और प्रोविजन को समझते हैं। आर्टिकल 74, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर काम करना होता है। प्रेसिडेंट एडवाइस को रिकंसिडर करने के लिए बोल सकते हैं, पर रिकंसिडर्ड एडवाइस उनके लिए बाइंडिंग होता है। एग्जाम्पल, जैसे 2020 में फार्म बिल पास करने के लिए प्रेसिडेंट ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर एसेंट दिया, चाहे उनके पास बिल पर रिकंसिडरेशन का ऑप्शन था। आर्टिकल 163, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर काम करना होता है, एक्सेप्ट जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर हो। गवर्नर डिस्क्रेशन का डिसीजन फाइनल होता है। जैसे महाराष्ट्र 2019 पॉलिटिकल क्राइसिस के दौरान गवर्नर ने अपने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करते हुए देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया, जबकि क्लियर मेजोरिटी नहीं थी। अब जुडिशियल प्रोटेक्शन ऑफ एडवाइस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को कोर्ट इंक्वायरी के लिए चैलेंज नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल, 1974 के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के मुताबिक
प्रेसिडेंट या गवर्नर की सेटिस्फेक्शन का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सेटिस्फेक्शन होती है, ना कि उनकी इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन की। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा या असेंबली। लोकसभा या स्टेट असेंबली डिसॉल्व होने के बाद भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने ऑफिस में बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नेंस के कंटिन्यूटी को इंश्योर करना होता है। जैसे 2019 में लोकसभा इलेक्शन के दौरान पीएम मोदी और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व होने के बाद केयरटेकर गवर्नमेंट के रूप में काम करते रहे। अब आर्टिकल 75 164 अपॉइंटमेंट एंड टेन्यूर ऑफ मिनिस्टर यूनियन लेवल पर देखते हैं। पीएम को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बाकी मिनिस्टर को पीएम की एडवाइस पर अपॉइंट किया जाता है। स्टेट लेवल पे सीएम को गवर्नर अपॉइंट करते हैं, बाकी मिनिस्टर को सीएम की एडवाइस पर अपॉइंट किया जाता है। मिनिस्टर का टेन्यूर प्रेसिडेंट या गवर्नर की प्लीजर पर डिपेंड करता है। अब 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 टोटल मिनिस्टर्स की संख्या लोकसभा या स्टेट असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ का 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। मिनिमम 12 मिनिस्टर्स होने चाहिए, ये क्राइटेरिया थी। डिफेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो मेंबर डिफेक्शन की वजह से डिस्क्वालीफाई होते हैं उसे मिनिस्टर बनने का राइट नहीं है। जैसे 2022 में महाराष्ट्र में डिफेक्शन के बाद शिवसेना के डिस्क्वालिफाइड मेंबर मिनिस्ट्री का पार्ट नहीं बन सके। अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा या स्टेट असेंबली के प्रति। अगर लोकसभा या स्टेट असेंबली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करे तो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करना पड़ता है। अब मिनिस्टरशिप ऑफ फॉर नॉन मेंबर। एक इंसान जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है वो मैक्सिमम 6 मंथ के लिए मिनिस्टर बन सकता है। उस दौरान के अंदर उसे इलेक्शन जीतकर हाउस का मेंबर बनना होगा। जैसे 2014 में स्मृति ईरानी को यूनियन कैबिनेट में मिनिस्टर बनाया गया था, जबकि वो उस वक्त एमपी नहीं थे। अब आर्टिकल 88 एंड 177 राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग को देखते हैं। यूनियन लेवल पे आर्टिकल 88 हर मिनिस्टर को दोनों हाउस की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। वोटिंग का राइट सिर्फ उस हाउस में होता है जिसका वो मेंबर हो। स्टेट लेवल आर्टिकल 177 स्टेट लेवल पर भी मिनिस्टर्स के पास दोनों हाउसेस की प्रोसीडिंग में बोलने का राइट होता है, पर वोट वही कर सकते हैं जिसमें वो मेंबर हो। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर यूनियन बजट प्रेजेंट करते हैं और दोनों हाउस में उस पर डिसीजन होता है, चाहे वो मेंबर सिर्फ एक हाउस के हो। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स को देखते हैं। मिनिस्टर का रोल गवर्नेंस में क्रूशियल होता है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्ट्रक्चर भी क्लियरली डिफाइन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिनिस्टर्स के कलेक्टिव और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना जरूरी है। आइए इसे समझते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम वर्क अप्रोच। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक टीम के रूप में काम करता है। अगर एक मिनिस्टर की गलती होती है तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अकाउंटेबल होते हैं। स्विम और सिंक टुगेदर। अगर गवर्नमेंट फेल होती है तो सभी मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है, चाहे वो राज्यसभा के मेंबर हो या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर। नो कॉन्फिडेंस मोशन को देखते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को लगता है कि उन्हें अपने गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं है। अगर ये मोशन पास होता है तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है। जैसे 2018 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करना पड़ा, लेकिन मोशन फेल हो गया और उनकी गवर्नमेंट
कंटिन्यू रही। यह सिस्टम इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहे अपने लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए। अब कैबिनेट डिसीजन आर बाइंडिंग। कैबिनेट डिसीजन जो भी लिए जाते हैं वो सभी कैबिनेट मिनिस्टर पर बाइंडिंग होते हैं। अगर कोई मिनिस्टर इन डिसीजन का विरोध करता है तो उसे रिजाइन करना पड़ता है। जैसे 2016 में डीमोनेटाइजेशन के डिसीजन पर सभी मिनिस्टर को सपोर्ट करना पड़ा, चाहे कुछ मिनिस्टर्स के पर्सनल व्यू अलग थे। अगर किसी मिनिस्टर ने इस डिसीजन का विरोध किया होता तो उन्हें रिजाइन करना पड़ता। अब इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब है कि हर मिनिस्टर अपने काम के लिए पर्सनली रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर किसी मिनिस्टर की गलती या फेल्यूर होती है तो उसे रिजाइन करना पड़ता है। जैसे 2017 में पी चिदम्बरम को फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में रिजाइन करना पड़ा जब उनके अगेंस्ट करप्शन चार्ज लगाए गए। यह सिस्टम इंश्योर करता है कि मिनिस्टर्स अपने एक्शन और डिसीजन के लिए अकाउंटेबल हो। अब मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट या गवर्नर। मिनिस्टर को प्रेसिडेंट या गवर्नर के प्लीजर पर ऑफिस दिया जाता है। इसका मतलब है कि पीएम या सीएम की एडवाइस पर प्रेसिडेंट या गवर्नर उन्हें कभी भी रिमूव कर सकते हैं, चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लोकसभा का कॉन्फिडेंस हो। एग्जाम्पल 2019 में मनोहर पर्रिकर के डेथ के बाद गोवा के सीएम को गवर्नर ने उनकी रेजिग्नेशन के बाद अपॉइंट किया, जो पीएम मोदी की एडवाइस पर हुआ। नो लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज अनलाइक ब्रिटेन। ब्रिटेन में मिनिस्टर्स लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए अकाउंटेबल होते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। इंडिया में मिनिस्टर्स को लीगल एक्शन के लिए डायरेक्टली अकाउंटेबल नहीं किया जा सकता। यह डिफरेंसेस ब्रिटेन पार्लियामेंट्री सिस्टम और इंडियन सिस्टम में है। इंडिया में पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी ज्यादा फोकस है, जिसमें मिनिस्टर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रिस्पॉन्सिबल होते हैं, न कि कोर्ट के सामने। अब यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देखते हैं। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे आर्टिकल 74 और 75 के थ्रू डिफाइन किया गया है। वाइडर बॉडी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 60 to 70 मिनिस्टर्स हो सकते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और डिप्यूटी मिनिस्टर्स के रूप में डिवाइड होते हैं। इसके रोल को देखते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को गवर्नमेंट बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए एक बॉडी के रूप में नहीं बुलाया जाता है। कैबिनेट डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना उनका प्राइमरी रोल होता है। जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को फॉर्म किया था, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर को की डिसीजन लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी और बाकी मिनिस्टर्स उन डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब बात करते हैं कैबिनेट की। कैबिनेट आर्टिकल 352 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। कैबिनेट एक फॉर्मल बॉडी है जो गवर्नमेंट का डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है। यह बॉडी प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स से मिलकर बनती है। आइए इसके की पॉइंट्स को देखते हैं। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के थ्रू आर्टिकल 352 में कैबिनेट का मेंशन किया गया था, लेकिन उसके पावर और फंक्शंस को स्पेसिफिकली डिस्क्राइब नहीं किया गया। इसके साइज की बात करें तो 15 से 20 मिनिस्टर्स होते हैं इसमें, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। इसके मेंबर की बात करें तो कैबिनेट मिनिस्टर्स हमेशा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग की बात करें तो कैबिनेट बॉडी रेगुलरली मिलती है, जहां वो गवर्नमेंट के डिसीजन लेते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। इसकी फंक्शंस की बात करें तो कैबिनेट मिनिस्टर्स गवर्नमेंट बिजनेस को मैनेज करते हैं और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। कैबिनेट डिसीजन के इम्प्लीमेंटेशन को सुपरवाइज करता है
और अगर कोई मिनिस्टर अपने काम में फेल होता है तो वो रिजाइन कर दे सकता है। अब किचन कैबिनेट को देखते हैं। किचन कैबिनेट एक इनफॉर्मल बॉडी होती है जो पीएम के अराउंड बनती है। यह बॉडी रियल पावर सेंटर के रूप में काम करती है, लेकिन ऑफिशियली इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं होता। इसके की पॉइंट्स को देखते हैं। ये स्मॉल साइज होती है, जनरली पीएम और 2-4 मिनिस्टर जो उनके ट्रस्टेड कलीग्स होते हैं वो होते हैं। किचन कैबिनेट में पीएम अपने क्लोज एडवाइजर के साथ हर छोटी बड़ी डिसीजन डिस्कस करता है। ये इनर सर्कल होता है जहां मेजर डिसीजन लिया जाता है। ये ग्रुप रियल पावर के रूप में काम करते हैं, जहां पीएम अपने पर्सनल ट्रस्टेड मिनिस्टर के साथ कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन करते हैं। इसमें सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं बल्कि आउटसाइड पीपल जैसे फ्रेंड और फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं। इंदिरा गांधी के टाइम पर किचन कैबिनेट काफी फेमस था। उन्होंने अपनी ट्रस्टेड कलीग्स जैसे संजय गांधी और कुछ और क्लोज एडवाइजर को अपने किचन कैबिनेट में रखा था, जहां मेजर डिसीजन लिए जाते थे। यूएसए और ब्रिटेन में भी कैबिनेट किचन कैबिनेट का कॉन्सेप्ट है। जैसे यूएसए में प्रेसिडेंट अपने क्लोज एडवाइजर के साथ मेजर डिसीजन डिस्कस करते हैं, वैसे ही इंडिया में भी ये प्रैक्टिस देखी जाती है। अब बात करते हैं रीजंस फॉर किचन कैबिनेट एग्जिस्टेंस। क्विक डिसीजन मेकिंग। किचन कैबिनेट की एग्जिस्टेंस इसलिए होती है ताकि क्विक और इफेक्टिव डिसीजन लिया जा सके, जो फॉर्मल कैबिनेट मीटिंग में टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं। ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। पीएम को अपने ट्रस्टेड मिनिस्टर्स के साथ काम करना होता है, जो उनके पर्सनल कॉन्फिडेंट होते हैं। ये मिनिस्टर्स पीएम के लॉयल होते हैं और उनका पर्सनल सपोर्ट करते हैं। इनफॉर्मल पावर सेंटर। किचन कैबिनेट एक इनफॉर्मल पावर सेंटर बन जाता है, जहां मेजर डिसीजन क्विकली और इफिशिएंटली लिए जाते हैं। ये ऑफिशियल कैबिनेट मीटिंग के कंपैरिजन में ज्यादा फ्लेक्सिबल और डायनेमिक होते हैं।